नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। मित्रों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों का वीडियो है। हिंदी शिक्षण विधियों के सिलेक्शन आधारित महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। और ये प्रश्न हर टॉपिक से होंगे, है ना। और जिसमें हिंदी शिक्षण विधियों की बात कर रहा हूँ मैं, अब थोड़ी सी अलग शुरुआत कर रहे हैं। कल जैसे मैंने साइको का वीडियो लाया वो अलग था ना, तो उसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे भाषा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की प्रकृति किसे ना, ये पहला टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे मित्रों, जिसमें 15 ही प्रश्न रखेंगे और 15 से ऊपर कोई प्रश्न इस टॉपिक में से नहीं निकलेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शिक्षण विधियों के तो आपने पढ़े ही हैं, ठीक है, लेकिन उनके हम प्रश्न पढ़ेंगे जो सिलेक्शन आधारित महत्वपूर्ण और एक पंक्ति वाले, यानी कि यहाँ पे मैं प्रश्न नहीं लाया, मैं सीधा जैसे ये प्रश्न है ये उत्तर है ना। क्यों? क्योंकि आपने अब तक तो सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके मतलब अब ऑप्शन में तो अपने आप वहीं पे दिख जाएंगे ना, क्योंकि ये सारे प्रश्न आ रखे हैं सीटेट, रीट, सेकंड ग्रेड उन एग्जाम में ना। तो सीधा यहाँ पे विकल्प न देकर प्रश्न का उत्तर दिया गया, ठीक है। सिलेक्शन आधारित ये है कि ये ऐसी पुस्तक से है जो आपको पुस्तक है, हर किसी को वो पुस्तक नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि उस पुस्तक का नाम स्पेशली नहीं आ रखा है, तो हर किसी को ये पुस्तक नहीं मिलेगी। और मैं भी उस पुस्तक का नाम तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखोगे, जो वीडियो देखेगा, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि मैं नहीं दूंगा ये चीज़ नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये चीज़ आपको लेनी है तो सीधी सी बात है, वीडियो देखो और वीडियो में पढ़ लो, अपने आप ये चीज़ आपके पास आएगी ना। देने को अलग मैंने से कोई बुक तो छपा ही नहीं है जो आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आधारित बिल्कुल महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी मेरी गारंटी है ज़रूर 1 से 2 प्रश्न आएंगे ना। देखो, हिंदी शिक्षण विधियों की बात करूँ तो कम से कम 10 से 12 तो टॉपिक होंगे होंगे, यानी ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके टॉपिक, ठीक है। भाषागत, परिभाषा, प्रकृति ना, ऐसे कम से कम 10 टॉपिक तो बन जाएंगे हिंदी से, ठीक है। 10 में मैं लाऊंगा 15-15 प्रश्न, यानी कि 150 प्रश्न होंगे। उन 150 प्रश्न में से अगर 5 भी प्रश्न आ गए, 150 में से 5 प्रश्न तो आएंगे आएंगे एग्जाम, है ना। तो 5 में से भाई साहब, चलो ज़्यादातर मानता हूँ कि 2 प्रश्न कोई कर सकता है, लेकिन 3 प्रश्नों को कोई नहीं कर पाएगा, वो फ़ायदा यहाँ पे रहेगा ना। इसीलिए मैंने कहा यह मेरिट वाला या सिलेक्शन वाला पोर्शन रहेगा ये, ठीक है। ये कंटेंट सिलेक्शन दिलाएगा आपको, ये प्रश्न आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं इसकी। क्या है मित्रों, आज का टॉपिक है भाषा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति, ये आज का अध्याय है, ठीक है। देखते हैं, इसमें पहला आ रखा है भाषा है। भाषा है, भाषा क्या चीज़ है, तो लिखा है उत्तर है भाषा अर्जित संपत्ति। मित्रों, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति। कहने का मतलब भाषा जन्मजात नहीं है, जन्मजात नहीं है, भाषा अर्जित है। जन्मजात, केवल जन्मजात किसने बताया? जन्मजात एक ही भाषाविद था, नोआम चॉम्स्की, ठीक है। नोआम चॉम्स्की था जिसने कहा कि भाषा जन्मजात है, यानी कि भाषा को बालक जन्म से ही सीखता है। लेकिन आपको वास्तविक अर्थ में बताऊं तो जैसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोत्स्की वगैरह, पियाजे वगैरह, उन्होंने यही बताया कि भाषा अर्जित है ना। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, यानी कि जन्म से बच्चे गूंगे होते हैं बिना किसी भाषा के। तो चॉम्स्की ने कहा बच्चों में जन्म से भाषा होती है, लेकिन सही उत्तर बताऊं तो भाषा अर्जित संपत्ति आएगी। सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कन्फ्यूजन में नहीं होना। ज़्यादातर आपके देखे हुए भी हैं, आपको सरल भी लगेंगे, लेकिन जैसे मैं 15 लेके आया, इनमें से मैं 3 प्रश्न ऐसे रखूँगा जो आपने नहीं देखे, और उनमें से अगर एक आध प्रश्न भी पड़ गया ना तो बस दिक्कत हो जाएगी जिसने नहीं देखा उसके लिए। आगे चलते हैं, नंबर 2 क्या कहता है? नंबर 2 है मित्रों, भाषा किसका माध्यम है? भाषा किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का है भाई साहब। भाषा किसका माध्यम है? तो अभिव्यक्ति का। अब आपको लग रहा है कि ये तो सरल प्रश्न है, सरल नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न बनाता हूँ यहाँ से, आप बताओ भाषा किसका माध्यम है। विकल्प बना दूँ मैं, ऑप्शन बना दूँ। ऑप्शन ए आ रखा है अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी आ रखा है अर्थग्रहण। अब दोनों में से बताओ किसका है ये? अभिव्यक्ति का, अर्थग्रहण का? तो केवल अभिव्यक्ति करना है, ठीक है। भाषा किसका माध्यम है? केवल अभिव्यक्ति का। ऑप्शन सी में अगर उपयुक्त दोनों आ जाए तो भी मत करना, ऑप्शन डी में आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति हो जाएगा, वहाँ पे अर्थग्रहण नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? और जैसे ही भाषा नाम लेना तो 2 चीज़ें सीखना। एक तो देखो, आपको पता है 2 कौशल, टोटल 4 कौशल होते हैं, उनमें से 2 कौशल तो होता है अभिव्यक्तात्मक, है ना, और 2 होता है मित्रों जो ग्रहणात्मक, अभिग्रहण या ग्रहणात्मक, ग्रहण करने वाले,
ठीक है, 2 और 2 4 क्वेश्चन। अब आपको बता दूं, जैसे भाषा नाम आपके जहन में आए तो इससे 2 चीज़ें निकलेगी। एक तो भाषा मौखिक होती है हमेशा, लिखित भाषा नहीं। अगर पूछा है कि भाषा मुख्यतः मौखिक, भाषा किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का। ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रहणात्मक नहीं। भाषा अभिव्यक्ति का कैसे है? क्योंकि भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य के मन विचारों को क्या करना? व्यक्त करना। व्यक्त करना मतलब अभिव्यक्त करना, तो वो क्या है? भाषा है ना। कभी ऐसी आपने परिभाषा पढ़ी है किसी दूसरे के विचारों को ग्रहण करना भाषा है? नहीं। अभिव्यक्ति और ग्रहणात्मक, ये जो दोनों चीज़ें हैं, 2 चीज़ें ही हैं, एक अभिव्यक्ति एक ग्रहण, ये दोनों साथ में कब आएगी? जब आएगी कि भाषा की शिक्षा किसके लिए दी जाती है। आगे प्रश्न आएगा, मैंने ऐसा प्रश्न बनाया है, ठीक है, मैंने ऐसा प्रश्न भी बनाया, ऐसा निचोड़ बिल्कुल मैंने सारा शिक्षण विधियों का निकाला है। आगे चलते हैं, नंबर 3 देखते हैं क्या है। नंबर 3, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि। भाषा एक अर्जित संपत्ति हमने ऊपर पढ़ लिया, न कि क्या नहीं है? तो जन्मजात या वंशानुगत नहीं है। अभी अभी हमने पढ़ा कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है मित्रों। भाषा को हमेशा अर्जित किया जाता है, कब? जन्म के बाद, है ना। कैसे? तो परस्पर अंतः क्रिया से, यानी कुछ कहते हैं परस्पर अंतः क्रिया से। किसने कहा भाई? वाइगोत्स्की ने कहा कि बड़ों के साथ, मित्रगण के साथ, हम उम्र के साथ अंतः क्रिया करते हैं, जो परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, उससे जो भाषा अर्जित की जाती है। वाइगोत्स्की ने कहा, सही है। चॉम्स्की थे, उन्होंने अनुकरण को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भाषा को बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके अर्जित करने के लिए, लेकिन भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा कभी भी जन्मजात या वंशानुगत नहीं होती है। भाषा ऐसी नहीं है कि आपको कोई विरासत में मिली है ना। भाषा ऐसी आपने देखा होगा, मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए पहले कोई परिवार था, वो इंग्लैंड में रहता था, ब्रिटेन में, तो वो कैसी भाषा बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा भाई साहब, ठीक है। मान लीजिए उसकी बाद की पीढ़ियाँ, दूसरी तीसरी चौथी, जो भी, मान लीजिए एक पीढ़ी कोई इंडिया में आकर रहने लग गई, तो क्या बोलेगी? हिंदी बोल सकती है ना भाई? बिल्कुल बोल सकती है। जबकि विरासत में क्या मिला इन पीढ़ियों को? इनको विरासत में तो इंग्लिश मिली थी, लेकिन वंशानुगत तो अनुसार इंग्लिश बोलनी चाहिए, लेकिन ये वंशानुगत नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, आगे चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है? भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की, अभी मैंने बताया था, जिक्र किया था मैंने दूसरे प्रश्न में, भाषा की शिक्षा दी जाती है तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का। भाषा की शिक्षा किस लिए दी जाती है? ताकि हम उस जो भी चीज़ है, विषय वस्तु है, उसको अर्थ ग्रहण भी कर सके, अर्थ समझ सके और उसका अभिव्यक्त भी कर सके, इसलिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। अर्थ ग्रहण में 2 कौशल आएंगे, कौन कौन से आएंगे भाई? एक तो जब सुनेंगे, किसी दूसरे के विचारों को सुनेंगे, सुनना। एक किसी चीज़ को पढ़ेंगे, पढ़ना, पठन। ये 2 तो अर्थग्रहण कौशल होंगे। अभिव्यक्ति वाले भी 2 होंगे, एक तो होगा बोलना, वदन कौशल, एक होगा भाई साहब कौन सा? लिखना, लेखन। ये 2 अर्थग्रहण होंगे, 2 अभिव्यक्ति। और भाषा की शिक्षा अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति दोनों के लिए दी जाती है, लेकिन भाषा मूल रूप से किसका माध्यम है? अभिव्यक्ति का माध्यम, ठीक है। आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्या है? देखिए, जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है वह भाषा कहलाती है। परिभाषा, ये परिभाषा किसकी? परिभाषा क्या है? जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है, जो वाणी, हम वर्णों का उच्चारण करते हैं ना स्वर यंत्र से, जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है उससे ही भाषा कहलाती है। वापस वही बात आ गई, मैंने क्या कहा? भाषा अभिव्यक्त है, मूल रूप से अभिव्यक्त है, मूल रूप से मुंह से बोली जाने वाली भाषा है। ये कभी नहीं कहेगा कि आपने जो सुना वह भाषा है, कभी नहीं कहेंगे कि जो आपने ग्रहण किया वो भाषा है, हमेशा ये कहेंगे कि आपने जो व्यक्त किया वही भाषा है, जो आपने बोला वो भाषा है, जो आपने मन के विचार, भाव, तथ्य व्यक्त किए वो भाषा है। तो जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है वो भाषा कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है? तो उत्तर क्या जाएगा इसका? महर्षि पतंजलि की। यह परिभाषा किसकी है मित्रों? महर्षि पतंजलि की है। महर्षि पतंजलि ने यह परिभाषा दी है और यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, याद रखना इसको कि जो वाणी वर्णों से अभिव्यक्त होती है वह भाषा कहलाती है। परिभाषा महर्षि पतंजलि की है। अगर ऐसी परिभाषा आ गई तो बिल्कुल जिसने यह वीडियो देखा तो फिर काम आएगा, इसलिए मैंने कहा मेरिट या सिलेक्शन दिलाने वाले ही। परिभाषा बहुत आ रही कि हिंदी में भी बहुत परिभाषा आ रही कि अगर आप अच्छी तरह, जिसने अच्छी तरह पूरी शिक्षण विधियाँ पढ़ी है, निचोड़ पढ़ा हिंदी शिक्षण विधियाँ, उसको पता है कितनी परिभाषा आ रही। लेकिन मैं मोस्टली ये लाया, क्यों? क्योंकि ये मोस्ट है इसलिए। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 6 पे। बाकी मैं यहाँ पे कोई भी परिभाषा लिख सकता था, आपको भी पता है ना। आगे देखिए छठवां क्या है मित्रों। छठवां आ रखा है भाषा शिक्षण में आत्मीकरण की संकल्पना के जन्मदाता है। ये लो भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा प्रश्न देखा नहीं देखा, भाषा शिक्षण में आत्मीकरण की संकल्पना के जन्मदाता कौन है? मॉरिसन। ये कहाँ से आ गया सर, है ना, बताता हूँ ये कहाँ से आया। मॉरिसन ने कौन सी विधि दी भाई? मॉरिसन ने विधि दी इकाई विधि। अगला टॉपिक जो हम हिंदी शिक्षण का इस प्रकार पढ़ेंगे वो होगा हिंदी शिक्षण विधियाँ, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं भाषा के बारे में। तो यहाँ आ रखा है भाषा शिक्षण में, ठीक है, इकाई विधि किसने दी थी? मॉरिसन दी थी। ठीक है, 1926 की बात है। मॉरिसन ने इकाई विधि के 5 पद या 5 सोपान बताए। ठीक है, जितने भी हिंदी शिक्षण वीडियो के कंप्लीट मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाए हैं आपके लिए, प्रश्नों के 15 प्रश्नों के, उनमें मैंने एक दो बार ये प्रश्न डाल रखा है कि निम्न में से मॉरिसन के अनुसार इकाई विधि का कौन सा एक पद नहीं है। फिर मैंने अच्छी तरह से पाँचों का वहाँ पे क्या किया है, पांचों पदों का क्या किया मैंने वर्णन किया। जो कंटिन्यू देख रहा है उसी के लिए कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपका यही प्रश्न रहेगा, आप ज़रूर कमेंट करना मित्रों, क्या आप ज़रूर कमेंट करना कि ये जो मॉरिसन ने इकाई विधि के 1926 में 5 पद दिए, इन 5 पदों के आपको नाम लिखना है। ठीक है, मैंने पूर्व के 1-2 वीडियो बनाए, 1-2 महीने पहले की बात है, मतलब बनाता हूँ मैं लगातार, लेकिन शायद उनमें ऐसा प्रश्न है ये बिल्कुल। ठीक है, 2-3 बार ये प्रश्न मैंने डाला इस चीज़ का, और अच्छी तरह पूरे 5 को ना अच्छी तरह विस्तृत व्याख्या विश्लेषण करके मैंने समझाया। तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं तो देखो वीडियो कौन देखेगा? जिनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जिनकी तैयारी है या नहीं है उनका पता चल जाएगा, बिना अपनी ईमानदारी से बिना कहीं देखे नाम लिखने हैं 5 पदों के। ठीक है, आगे चलिए नंबर 7 पे। 7वां है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ये परिभाषा किसने दी है? कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण करना ही भाषा, यह परिभाषा किसने दी है? आपको अगर पूछे मित्रों भाषा का मूल आधार है, भाषा का मूल आधार, या जिसे कहूँ मूल आधार, या दीर्घ स्वर संधि कर दूं, भाषा का मूल आधार क्या है? बताओ क्या है भाषा का मूल आधार? ध्वनि, शब्द, वर्ण, क्या है वाक्य? ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, भाषा का मूलाधार ध्वनि है। ठीक है, भाषा का मूलाधार मित्रों ध्वनि है, भाषा का मूलाधार ध्वनि है। तो यहाँ पे जो महोदय थे, स्वीट महोदय ना, स्वीट, इन्होंने ये कहा था मित्रों कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा जो विचारों का प्रकटीकरण हो रहा है, वापस वही बात आ गई है ना, वही भाषा है। विचारों का प्रकटीकरण यानी विचार क्या हो रहे हैं मित्रों, वापस वही बात आ गई, विचार क्या हो रहे हैं? प्रकटीकरण हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, या कह दूं अभिव्यक्त हो रहे हैं। प्रकट हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं, वो क्या है? वही भाषा है। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, यह स्वीट महोदय की परिभाषा है, महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। 8वां देखिए, किसके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? जिसका पहले मैंने जिक्र कर दिया, उत्तर आएगा चॉम्स्की। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता किसके अनुसार बच्चों में होती है? किसने कहा कि जन्म से ही बच्चा भाषा क्षमता से युक्त होता है? जन्म से ही, जन्म के साथ ही। ये एकमात्र भाषाविद नोआम चॉम्स्की थे, एकमात्र यही थे जिसने ये बिल्कुल कहा है कि बच्चों में जन्म से ही, घुमा दिया जा सकता है प्रश्न को, घुमा के आ सकता है भाषा अर्जन क्षमता। मैं ये जो आपको ये चीज़ बता रहा हूँ ना, क्या मैं वापस क्यों समझाता हूँ? मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ ना, किसके अनुसार प्रश्न बोल सकता हूँ केवल, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ भाषा अर्जन क्षमता। क्यों? क्योंकि कल को अगर प्रश्न ये न आकर ये आ जाए तो भी मैं मानूंगा कि मैंने आपको पढ़ाया था। इसीलिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ मैंने बताई, जन्म से ही कह रहा हूँ मैं, भाषा तो अर्जित होती है, लेकिन अगर कहीं प्रश्न आ गया कि जन्म से ही भाषा अर्जन क्षमता होती है, किसने कहा? ये चॉम्स्की ने कहा। जन्म से ही भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है चॉम्स्की के अनुसार। ठीक है, आगे चलिए 9वें नंबर पे। नंबर 9 क्या है मित्रों? चॉम्स्की के अनुसार भाषा रिक्त स्थान के माध्यम से ही सीखी जा सकती है। चॉम्स्की आ गए वापस, उसी प्रश्न को घुमा के आ गया
चॉम्स्की के अनुसार भाषा है किसके माध्यम से ही सीखी जाती है। से ही मतलब इसने एक ही चीज़ बताइए, मूलतः इसने एक ही चीज़ पे बल दिया है, और वो क्या चीज़ है, अनुकरण। इसका भी जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था, है ना, इसी वीडियो में, कि किसी ने अंतः क्रिया को कहा, किसी ने अनुकरण को कहा, बताया थी मैंने चीज़, है ना। तो अनुकरण को चॉम्स्की ने क्या कहा कि जैसे बच्चे हैं वो जन्म से क्या होते हैं, भाषाई क्षमता से युक्त होते हैं, भाषाई क्षमता युक्त होते हैं, कब, जन्म से ही। ठीक है, ये किसने कहा, ये चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे भाषाई क्षमता से युक्त होते हैं जन्म से ही। ठीक है, और जन्म के बाद वो क्या करके भाषा को सीखते हैं, अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं, ये चॉम्स्की ने कहा था। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 10 देखो, प्राचीन भारत में 2 लिपियां प्रचलित थी। पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, प्राचीन भारत में कितनी लिपियां प्रचलित थी, 1 2 3 4, 2। तो प्राचीन जो भारत था उसमें कितनी लिपियां प्रचलित थी, एक प्रश्न यहाँ से बन गया, 2 लिपियां प्रचलित थी। ठीक है, पूछे कौन कौन सी, तो एक तो ब्राह्मी लिपि थी, दूसरी खरोष्टी लिपि थी। ये भी टॉपिक है आपके भाषा से संबंधित में, लिपि भी आ रखा है। लिपि क्या होता है, लिपि होती है कि जो भी लिखित भाषा होती है उस लिखित भाषा को संकेतों के द्वारा व्यवस्थित या क्रमबद्ध कर दिया जाता है, वो होती है लिपि। तो लिपि प्राचीन भारत में 2 थी, एक थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी थी खरोष्टी लिपि। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा, लिपि की मैंने परिभाषा दे दी, और ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत में 2 लिपियां थी, एक थी ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी मित्रों खरोष्टी लिपि। ये 2 लिपियां प्राचीन भारत में थी। ठीक है, आगे चलिए, प्रश्न 11वें पे चलते हैं। 11वां क्या कहता है, अति महत्वपूर्ण बिंदु है 11वां। राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक है कि वह भाषा, अगर किसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनना है तो क्या चीज़ होनी जरूरी है, चीज़ ये जरूरी होनी है कि अधिसंख्य आबादी के व्यवहार और पठन गठन की वह भाषा होनी चाहिए। आज हिंदी क्या है मित्रों, राजभाषा। हिंदी क्या है आज, राजभाषा है। क्यों, क्योंकि जो अपना दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत, इस दक्षिणी भारत में मतलब बहुत राज्य आते हैं, लगभग 5-7 राज्य तो आते हैं। ठीक है, उन सारों का सपोर्ट नहीं है हिंदी को, वो सपोर्ट करते हैं इंग्लिश को, अंग्रेजी को, आंग्ल भाषा को। क्यों, क्योंकि वहाँ शुरुआत से अंग्रेजी ही चलन में आई है। अधिसंख्य बहुत ज़्यादा जो संख्या में जो आबादी है उनके व्यवहार की और उनके पठन गठन की भाषा अगर कोई एक होती है तो उसको राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल दक्षिणी भारत विरोध कर रहा है, इसीलिए अपनी जो हिंदी है वो राजभाषा ही है। संविधान में इसको राजभाषा, यानी कि जो संविधान जिस भाषा के अनुसार कार्य करेगा राज की भाषा होगी। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं 12वें पे, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे। एक और अच्छा प्रश्न है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का, ये चीज, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया आ गया। देखो, एक सामाजिक अंतःक्रिया नाम आ जाए, एक आ जाए मित्रों परस्पर अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया के दे, परस्पर अंतःक्रिया के दे, सामाजिक सांस्कृतिक कारक नाम आ जाए, अंतःक्रिया ही के दे, परस्पर अंतःक्रिया के दे, ये सारे जो 3-4 नाम आ रखे, एक अंत है वाक के दे, ये सारे नाम आ रखे, ये किससे संबंधित है, लेव वाइगोस्की से। इस कथन का संबंध है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे जन्म से नहीं सीखते, भाषा को अर्जित करते हैं अपने से बड़ों के साथ संपर्क करके। चलते हैं 13वें कथन पे, हिंदी के अलावा कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक तो हिंदी है ही, इसके अलावा कौन सी भाषाएं हैं जिसे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत और मराठी। पूछ सकते हैं प्रश्न, रीट सीटेट, है ना, किसी भी एग्जाम में। और आपको एक चीज़ बता दूं, सीटेट वालों के लिए नोटिफिकेशन अगले वीक निकलने वाला है, जिसमें एग्ज़ाम डेट वगैरह सारे बता देंगे वो। ठीक है, हिंदी है एक तो, दूसरी संस्कृत, तीसरी मराठी। तीनों भाषा किस में आएगी,
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं उर्दू भाषा किसमें, फारसी लिपि में, ये भी ध्यान रख लो। अंग्रेजी किसमें, रोमन लिपि में। पंजाबी किसमें भाई, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, यह चीज, एक चीज ध्यान रखना, किसी भी भाषा की कोई निश्चित लिपि नहीं होगी। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सत्य कथन है ना। देखते हैं आगे 14वां, देखिए ये आ गया, यही चीज मैं समझा रहा था। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन है। कोई भी भाषा हो वो किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह कथन क्या है, आंशिक सत्य है, पूर्णतः सत्य, यह 100% सत्य है, पूर्णतः यह कथन सत्य है। अगर आ गया कि किसी भी भाषा की एक विशेष लिपि होती है, वो कथन गलत है। कोई भी भाषा की विशेष लिपि नहीं होती। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो एक नियम है, लेकिन हिंदी को हम दूसरी लिपियों में भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा सा फेरबदल, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन जरूर हो सकता है, थोड़ा फेरबदल जरूर हो सकता है, लेकिन लिखा किसी में जा सकता। किसी भी भाषा की विशेष लिपि नहीं होती, निश्चित लिपि नहीं होती। कोई भी भाषा किसी में भी लिख सकते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, ये कब काम आएगा, जब भाषा और लिपि के संबंध में 4 कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सत्य है, वहाँ पे ये, वहाँ से उठाया मैंने प्रश्न। ठीक है, 1 लाइनर बनाया इसको। चलते हैं आज के अंतिम 15वें प्रश्न पे। क्या है 15वां, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन क्या है, और अनुकरण से सीखते, इस अनुकरण को प्राथमिकता किसने दी भाई, अभी अभी हमने पढ़ा था, किसने दी थी, नोआम चॉम्स्की ने दी थी। ठीक है, नोआम चॉम्स्की ने दी थी, अनुकरण से भाषा सीखती, जिसने जन्मजात बताया। यह कथन क्या है, यह कथन आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा सत्य है, लेकिन आंशिक रूप से सत्य है। अभी पिछला 14वां पढ़ा पूर्णतः सत्य है ना, उसमें कोई शक नहीं है, पूरा 100% सत्य होगा। यहाँ आंशिक रूप से है ना, थोड़ा सा है। थोड़ा सा क्यों है, क्योंकि ये एक ही बंदा था जिसने ये चीज़ बताई थी, बच्चे अनुकरण से बात सीखते, बाकी सबने कहा कि अर्जित होती है, इसलिए वो पूर्णतः सत्य हो गया, ये आंशिक सत्य कहलाएगा। तो मित्रों, ये थे शुरुआती 1 से 15 कथन। इसी प्रकार में 1 से 15 थे। टॉपिक का नाम था भाषा, भाषा का अर्थ, भाषा की प्रकृति, भाषा की विशेषता, इस टॉपिक में आ रखे हैं इन 15 प्रश्नों के भीतर। इनसे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न नहीं जाएगा। इसी प्रकार मैं एक एक टॉपिक एक एक भी बता दूं, जैसे आपके हिंदी शिक्षण विधियों मूल्यांकन का टॉपिक आएगा, तो उसमें उपलब्धि परीक्षण का अलग, सतत व्यापक मूल्यांकन का अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, हो जाएगा आराम से ना, 15 दिनों में 15 टॉपिक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। तो मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैंने बताया वो कि कई विधि के वो 5 पद कौन से हैं, वो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर आपको बताना है, कमेंट करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।